गुड मॉर्निंग मैकेनिकल एडसम। आज हम लॉ फॉर इंजीनियर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 5th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमा। फैमा का मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट को 1999 में लेके आए थे हम लोग, हमारी गवर्नमेंट ने। और इसके रिगार्डिंग आज मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया जो एक्सटर्नल में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैमा 1999 विथ इट्स कॉर्पोरेट सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी इन डिटेल। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे। पहले हम फैमा एक्ट के बारे में बताएंगे। फैमा एक्ट क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फैमा इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्सिडरेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फैमा एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। इसको बनाने का एक मेन जो मकसद है वो है कि जो भी लॉ रिलेटेड हैं इससे वो उनके कंसिडरेटेड उसके अमेंडेड लॉ से रिलेट एक जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स बाहरी देशों से जो व्यापार किया जाता है, जो भी पेमेंट्स किए जाते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी हम डेवलपमेंट और किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, है ना, जहाँ पे हम कोई भी फॉरेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हैं किसी मार्केट के अंदर, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। उसके मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी हमने लॉ बनाए हैं उसको हम फैमा एक्ट कहते हैं। इट वॉज पास्ड इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 1999 रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फैरा। दिस एक्ट मेक्स ऑफेंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंसेस. It extends to the whole of India, replacing FARA, which had become incompatible with the pro-liberalization policies of the government of India. इस एक्ट को पास विंटर सेशन में किया गया था पार्लियामेंट के अंदर 1999 के अंदर, और इसको रिप्लेस करके फैरा नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू एक ऑफेंस रेडी किया गया जो कि फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंस से रिलेटेड था। इसके एक्सटेंट से पूरे इंडिया के अंदर फैमा को रिप्लेस करके फैरा किया गया, जिसके होने से क्या हुआ कि जो भी हमारी इनकम्पेटिबल और प्रो लिबरेशन पॉलिसीज़ थी, मतलब कि पहले हम लोग क्या थे कि लिबराइजेशन पॉलिसीज़ के अंदर थे, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अच्छी जो रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, या एक होम कंट्री और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों, और उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ का जो पुअर कंट्रीज है उनमें डेवलपमेंट हो। इट इनेबल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिजाइम कंसिस्टेंट विद द इमर्जिंग फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो पेव्ड द वे ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विद केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005। इसको बनाने का जो मेन मकसद ये था कि इसको इनेबल इसलिए किया गया क्योंकि जो नए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिजाइम्स थे उनके कंसिस्टेंट के लिए इसको एक फॉरेन ट्रेड के साथ जोड़ा गया, और इसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी प्रिवेंशन थे लॉन्चिंग मॉन्ड्रिंग एक्ट के 2002 के, उसको 1 जुलाई 2005 से रेगुलेशन में दिया गया, जिससे इसका इफ़ेक्ट फैमा पे पड़ने लगा। Unlike other laws where everything is permitted unless specially prohibited, under the Foreign Exchange Regulation Act of 1973, predecessor of FAMA, everything was prohibited unless specifically permitted. Hence, the tenor and the tone of the act was very drastic. It is required punishment even for minor offence. Under FARA, a person was presumed guilty unless to prove himself innocent, whereas under other laws a person is presumed innocent unless he is proven guilty. FAMA is a regulatory mechanism that enables the Reserve Bank of India to pass regulation and the central government to pass the rules related to the foreign exchange in tune with the foreign trade policy of India. इस लॉ के थ्रू या अदर लॉ के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो परमिट रूल्स थे, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परमिट रूल्स होते हैं उनको स्पेशली प्रोवाइडेड किया गया, जो कि फैरा से रिलेटेड थे, जो कि पहले उसका नाम फैमा था। इसको जो प्रोहिबिटेड करने का जो स्पेशली ये था कि इसको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ट्रेड सेंटर्स हैं, उनको परमिट किया जाए। इसके टेनर और टोन से जो भी एक्ट था वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हुआ, मीन्स बहुत
कॉम्प्लिकेटेड हुआ। और इसकी जो पनिशमेंट थी वो माइनर ऑफेंस के लिए भी थी, जिससे कि जो फेरा के अंडर जितने भी पर्सन्स प्रीज्यूम्ड गिल्टी अनलेस प्रूव करते हैं अपने आप को इनोसेंट शो करने के लिए, उसके अंदर इस लॉ के अंदर जो जो अदर लॉ है उनके अंदर क्या होते हैं, जो लॉ है उसके थ्रू जो पर्सन्स हैं वो अपने प्रीज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस से अपनी गिल्टी को प्रूवन करते हैं। फैमा की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था वो इनेबल आरबीआई ने पास किया थे उसके रेगुलेशंस, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनने अपने रूल्स रिलेट किए थे जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड थे, और जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया के लिए बेनिफिशरी थे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FARA was legislation passed in India in 1973 that is impose strict regulation on certain kinds of payment, the dealing of in foreign exchange and securities and the transaction which had a indirect impact on the foreign exchange and import and export of currency। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है मीन्स FARA, उसके लिग्रेटेशन पास इंडिया के अंदर 1973 के अंदर किए गए, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इम्पोज किए गए, जो कि सर्टेन काइंड्स ऑफ पेमेंट्स जो कि हम बाहर विदेशों से करते थे, और जो भी डीलिंग हम करते थे फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेक्स और सिक्योरिटीज़ और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो कि हम बाहर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे बाहर विदेशों में, उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को रोकने के लिए ये FARA को इंट्रोड्यूस किया। और जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे किसी भी करेंसी का, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस FARA ने बनाए। द बिल हैज़ फॉर्मुलेटेड विद द एम ऑफ द रेगुलेटिंग पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज FARA कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 1974। जो ये बिल जो बनाया गया था उसको फॉर्मुलेट करने का जो मेन एम था वो था कि पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, और जो FARA था वो फोर्स के अंदर आया मीन्स प्रोसेस के अंदर आया, और उसके इफेक्ट से ये जनवरी 1974 को लागू किया गया। FARA इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री वर लो, फॉरेक्स बिकम अ स्केयर कमोडिटी। FARA therefore proceeded in the presumption that all foreign exchange earned by Indian residents rightfully belonged to the government of India and had to be collected and surrendered to the RBI. FARA primarily prohibited all the transactions not permitted by RBI. Coca-Cola was the India leading soft drink until 1970, and then it left India after a new government ordered the company to dilute its stake in its Indian unit as required to the Foreign Exchange Regulation Act. In 1973, the company along the PepsiCo returned after the introduction of India liberalization policy. जो FARA था उसको इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम पे जब फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था कंट्री का वो बहुत ज़्यादा लो चला गया था, और फॉरेक्स हमारी जो इकोनॉमी की स्केयर कमोडिटी होती है, और जो FARA है उसके प्रोसीजर से एक प्रिजम्पशन किया गया कि जो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उनसे जो इंडियन रेजिडेंट्स को पैसे अर्न होते हैं वो राइटफुली बिलोंग हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो भी वो कलेक्ट करते हैं और जो भी सरेंडर करते हैं मीन्स जो भी वो कलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी टैक्स है वो RBI को पे करें या गवर्नमेंट को पे करें। जो FARA है वो इन उन चीज़ों को प्रोहिबिटेड करती है जो कि किसी RBI के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं होते, उनको नॉट परमिटेड वाली कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कोको कोला कंपनी थी वो इंडिया की लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक थी 1977 में से, और उसके बाद जब वो इंडिया से चली गई थी तो गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट थी उसने ऑर्डर दिया था कंपनी को कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं मीन्स उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिल्यूट कर दिया जाए इंडियन यूनिट से, मतलब कि इंडिया यूनिट से हटा दिया जाए, जो कि FARA एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके रेगुलेशन और रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे, इसलिए कोको कोला कंपनी को बाहर इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी रूल और रेगुलेशन थे जो कि FARA के रिगार्डिंग थे, जब FARA ने इस रेगुलेशन एक्ट को माना और जब उन्होंने कोको कोला वालों ने इस के रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है उनको अडॉप्ट किया, तो तब जाके उसको आज इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। वही मैं बता रहा हूँ उसके आगे कि इन 1993 द कंपनी अलॉन्ग द विद पेप्सिको रिटर्न आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज लिबरेशन पॉलिसी। 1993 के अंदर जब पेप्सिको कंपनी को रिटर्न किया गया, जबकि इंडिया की जो लिबरेशन पॉलिसी थी वो जब इंडिया के अंदर लागू हुई थी उस टाइम इस पेप्सिको जो कंपनी थी इंदिरा नूई की उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसको नई कंपनी के थ्रू इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए क्योंकि जो कोको कोला जो बहुत ज़्यादा लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक थी वो इंडिया से चली गई थी, तो उसके बिहाफ पे पेप्सिको
पेप्सिको कंपनी को इंडिया के लिबरलाइजेशन पॉलिसी के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1993 के अंदर। तो आज के इसमें हमने फैमा के बारे में पढ़ा, फैमा क्या होता है, फैमा क्यों ज़रूरी है, क्यों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए या जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में या कोई भी करेंसी का एक्सचेंज होता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो फैमा के अंदर बनते हैं, जिसकी मॉनेटरी जो पेमेंट्स के रिगार्डिंग है वो आरबीआई रेडी करती है, जिसको रेगुलेशंस बोलते हैं, और जितने भी रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।